Assalamu alaikum students. Bismillahirrahmanirrahim. How are you all? Our today's topic is use of symbolism in Cherry Orchard written by Anton Chekhov. सिम्बोलिज़म के बारे में आपको पता चल चुका होगा। पार्ट 1 में भी हमने काफ़ी जगह पे इसके बारे में पढ़ा है कि सिम्बोलिज़म कहते हैं कि यानी कोई बात आप कह कुछ रहे हो लेकिन सिम्बॉलिकली उसका मीनिंग कुछ और निकलता हो। मतलब जैसे ब्लड के जो है ना, वो रेड कलर जो है ब्लड को सिम्बोलाइज़ करता है, डव जो है वो पीस को सिम्बोलाइज़ करती है, बुक्स जो हैं वो एजुकेशन को सिम्बोलाइज़ करती हैं, या पेन जो है वो एजुकेशन को सिम्बोलाइज़ करते हैं। इसी तरह से कुछ सिम्बोलिज़म्स होते हैं जो कि इस ड्रामा में भी मौजूद हैं। द चेरी ऑर्चर्ड इज़ एन इम्पॉर्टेंट सिम्बॉलिक प्ले। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट जो है सिम्बॉलिकल प्ले है। इट सिम्बोलाइजेज द सोशो पोलिटिकल चेंज इन रशिया के रशिया में होने वाले सियासी और माशरती तब्दीलियों के बारे में है। एंड द रिप्लेसमेंट ऑफ द फ्यूडल सुप्रीमेसी बाय द अपॉर्चुनिस्ट क्लास, कि यानी जागीरदाराना निज़ाम या फिर जो ऐसी वो अपर क्लास होती हैं और वो किस तरह से जो मिडिल क्लास या लोअर क्लास होते हैं उनको किस तरह से ट्रीट करते हैं। द चेंज फ्रॉम द फ्यूडल लॉर्ड्स टू द सर्फ, और किस तरह से अमीर लोग जो हैं गरीब हो जाते हैं और गरीब लोग अमीर हो जाते हैं। इट हाईलाइट्स द न्यू डॉन इन रशिया, और एक रशिया में होने वाली एक नई सुबह के बारे में है। और डॉन ऑफ लिबर्टी एंड इक्वलिटी, कि ऐसी सुबह जिसमें सब लोग बराबर हों, सब लोग जो हैं इक्वल हों। सिंबल्स और ऑब्जेक्ट, कैरेक्टर्स, फिगर्स और कलर्स यूज टू रिप्रेजेंट एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज़ और कॉन्सेप्ट। सिंबल्स जो है वो किसी ऑब्जेक्ट की फॉर्म में भी हो सकते हैं, फिगर्स भी हो सकते हैं, कलर्स भी हो सकते हैं जो किसी एब्स्ट्रैक्ट आइडिया या कॉन्सेप्ट को शो करते हैं। शिकॉफ हैज़ यूज्ड मैनी सबटल सिंबल्स इन डिस्प्ले इन ऑर्डर टू कन्वे हिज थीम्स। अपने थीम्स को समझाने के लिए उसने बहुत से सिंबल्स का इस्तेमाल किया है। द वेरी टाइटल बियर सिम्बॉलिकल कॉनोटेशन। अब टाइटल से ही हमें पता चल जाता है इसका टाइटल चेरी ऑर्चर्ड है और ये पूरा ड्रामा चेरी ऑर्चर्ड के गिर्द रिवॉल्व करता है। इट सिम्बोलाइजेज द ओल्ड सोशल ऑर्डर, द अरिस्टोक्रेटिक क्लास। ये उस अरिस्टोक्रेटिक क्लास मतलब यानी पुराने जो माशरती तरतीब थी या फिर अमीर लोग थे उनको सिम्बोलाइज करता है। द चेरी ऑर्चर्ड इट सेल्फ इज़ नॉट अ कॉन्स्टेंट सिम्बल ऑफ ब्यूटी, वांट ओनली डिस्ट्रॉयड। ये द स्पेस आएगी दरम्यान में वांट और ओनली के कि चेरी ऑर्चर्ड जो है ना वो इसमें एक खूबसूरती का सिंबल नहीं है, बल्कि एक ऐसी जगह है जो कि तबाह हो जाती है, बिक जाती है। बट इट हैज़ डिफरेंट सिग्निफिकेंस फॉर ईच अदर, फॉर ईच करेक्टर, बल्कि हर करेक्टर के लिए ये जो है ना अहमियत रखता था। ऑर्चर्ड इज़ ऑल्सो सिंबल ऑफ रशिया। ऑर्चर्ड जो है वो रूस की भी इलामत है। एज ट्रॉफी मॉब, जैसा कि ट्रॉफी मॉब है। द परपेचुअल स्टूडेंट क्लेम्स दैट ऑल रशिया इज़ और ऑर्चर्ड। अब क्या ट्रॉफी मॉब कौन था? कि जो ग्रीशा का टीचर था, जो कि उसका बेटा फोत हो चुका होता है ना, रैम्स्के का, उसका जो ट्यूशन टीचर था, वो कहता है कि पूरा रशिया जो है ना वो हमारा बाग है या बागीचा है। फॉर द ब्रदर्स एंड सिस्टर द ऑर्चर्ड इज़ अ सिंबल ऑफ देयर यूथ। अब वो बहन और भाई के लिए जो है ये चेरी ऑर्चर्ड जो है उनकी जवानी की निशानी है। मतलब वो उसमें अपने बचपन को ढूंढते हैं। द यूथ दे हैव नेवर लेफ्ट, वो जवानी जो उनसे कभी नहीं, या वो बचपन जो कभी उनसे जो है कभी उनको नहीं भूलेगा। एज मैडम रैम्स्के लुक्स आउट एट इट फ्राम नर्सरी, मतलब वो नर्सरी से को जो है ना वो खिड़की से देख रही होती है। शी इमेजिन्स दैट वन ऑफ द ट्रीज इन ब्लॉसम इन देयर इज़ देयर मदर, और वो कहती है जो खिलते हुए या जो महकते हुए दरख्त हैं या लहलहाते हुए जो दरख्त हैं ना वो उसकी माँ की तरह लगते हैं। ड्रेस्ड इन वाइट, जो सफ़ेद लिबास में मलबूस, वॉकिंग थ्रू द ऑर्चर्ड, और उसको ऐसा लगता है कि वो उन बागात में, उस बागीचे में फिर रही है। दिस इज़ ऑफ कोर्स शिकॉफ्स आइडिया। ये भी शिकॉफ का ही आइडिया है। टू शो डैट बोथ द ब्रदर एंड सिस्टर हैव नॉट चेंज येट द वर्ल्ड हैज़। शिकॉफ जो है वो ये भी बताना चाह रहा है कि सारी दुनिया बदल गई है लेकिन वो ये दोनों बहन भाई जो हैं वो नहीं बदले। ये मुआशरे में होने वाले चेंजेस को एक्सेप्ट करने को रेडी ही नहीं है। द चेरी ऑर्चर्ड इज़ द सेंटर ऑफ ग्रेविटी। चेरी ऑर्चर्ड जो है ना वो सारे उसका सेंटर है, मरकज़ है। एवरीथिंग रिवॉल्व्स अराउंड इट, हर चीज़ उसके गिर्द रिवॉल्व करती है। इट इज़ और लिरिक ऑफ द पास्ट, ये एक पास्ट का या माजी से रिलेट करता है। एन आर्ट फैक्ट मैन मेड ऑफ नो प्रेजेंट यूज़, मतलब ऐसी यानी लिरिक कहते हैं कि यानी जो इसकी चीज़ें ऐसी चीज़ें होती हैं ना जो कि जिनकी कोई हिस्ट्री होती है या फिर जो जिनको मुकद्दस समझा जाता है या ख़ास समझा जाता है, कि जिसका प्रेजेंट यूज़ कोई ना हो। मतलब वो चेरी ऑर्चर्ड को अगर देखा जाए तो उसका वो तो सिर्फ एक बागीचा है ना, लेकिन वो लोफाकिन का आइडिया तो बिल्कुल ठीक था ना कि उसको जो है वो रीबिल्ड किया जाए, दरख्त कटवा दिए जाए, यहाँ पे फ्लैट बनाए जाएँ और सर्निंग की जाए। इट्स अनरियलिस्टिक साइज फर्दर इंडिकेट्स दैट इट इज़ प्योरली अ सिंबल ऑफ द पास्ट। इसका यानी वो बाग जो होता है ना बहुत बड़ा होता है और इससे पता चलता है कि ये माजी का एक सिंबल है। इन अ वेरी रियल सेंस द ऑर्चर्ड डज नॉट एग्जिस्ट इन द प्रेजेंट। और इसके अलावा ये भी पता चलता है कि ये ऑर्चर्ड जो है, ये बागीचा जो है हाल में मौजूद नहीं है। ईच करेक्टर सीज अ डिफरेंट एस्पेक्ट ऑफ द पास्ट। हर करेक्टर जो है ना वो इसको एक डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू से देखता है, आइदर पर्सनल और हिस्टोरिकल, वो चाहे उसका ज़ाती हो या फिर तारीखी हो। इन द ऑर्चर्ड बाग्स को लेकर रैम्स्के फॉर एग्जांपल परसीव्स हर डेड मदर वॉकिंग थ्रू द ऑर्चर्ड। अब रैम्स्के क्या है, मिसाल के तौर पे वो उसको इसलिए ज़्यादा उससे लगाव होता है क्योंकि वो उस बागीचे में अपनी माँ को चलता फिरता महसूस करती है।
द ऑर्चर्ड इज़ अ पर्सनल लिरिक ऑफ द आइडलिक। आइडलिक कहते हैं प्लीजिंग को, यानी ऑर्चर्ड जो है ना उनके लिए उनकी बचपन की यादों का मजमुआ है। ट्रॉफी मॉब ऑन द अदर हैंड सीज इन द ऑर्चर्ड द फेसेस ऑफ द सर्फ। अब ट्रॉफी मॉब जो है ना वहाँ पे बागीचे में मुलाजमों के चेहरे देखता है, हु लिव्ड एंड डायड, जो जहाँ पे रहते थे और मर गए हैं इन स्लेवरी, गुलामी करते करते, ऑन रैम्सके स्टेट, रैम्सके की स्टेट पे। द ऑर्चर्ड रिमाइंड्स हिम द मेमोरी ऑफ देयर सफरिंग। ये बागीचा उनको उनके सफरिंग्स का, उनकी गुलामियों का, उनकी जो है डिपेंडेंस का जो है ना, डिपेंडेंस की याद दिलवाता है। फॉर लुफक इन द ऑर्चर्ड इज़ अ इंटीमेटली टाइड टू हिज पर्सनल मेमोरीज ऑफ अ ब्रूचल चाइल्डहुड। और इसकी भी लुफाकिन की भी बचपन की यादें उससे जुड़ी हैं। जब उसकी बात करते हैं ना कि यानी किस तरह से वो 15 साल का बच्चा था जब उसके नाक से खून बह रहा था और वो वहाँ पे आया था और उसकी ने मैडम रैंड्सके ने उसको बहुत प्यार से जो था पैम्पर किया था, एज वेल एज प्रेजेंटिंग एन अपस्टेसल टू द प्रॉस्पेरिटी ऑफ बोथ हिमसेल्फ एंड रैंड्सके। और वो दोनों के लिए खुशहाली का बायस होता है। द नर्सरी रूम इन द स्टेट इज़ ऑल्सो वेरी सिग्निफिकेंट। अब इसमें जो नर्सरी रूम का जिक्र है वो भी बहुत अहम है। इट सिम्बलाइजेज चाइल्डहुड, पास्ट एंड स्केपिंग एटीट्यूड। अब इसके अलावा ये बचपन को, माजी को और किसी चीज़ से भागने के जो है यानी किसी चीज़ से आप जब बचने की कोशिश करते हैं, किसी टेंशन से, किसी परेशानी से जो है दूर जाना चाहते हैं, तो उसको सिंबलाइज करता है। लिबॉब फील्स वेरी हैप्पी एंड एक्साइटेड इन हर नर्सरी रूम। लिबॉब जब अपने पेरिस से वापस आती है ना 5 साल के बाद, तो वो इस नर्सरी रूम में बहुत खुश और बहुत पुरजोश महसूस करती है ऑन हर रिटर्न फ्रॉम फ्रांस, जब वो फ्रांस से वापस आती है। द कीज एट वरियस वेस्ट सिम्बलाइज हर प्रैक्टिकलिटी एंड हर पावर। अब उस वरिया की ने जो है कमर के साथ चाबियां बांधी हुई होती है ना, वो उसकी ताकत को, उसकी अमली जो है ना पावर होती है ना, उसको सिम्बलाइज करती है। गेव्स इमेजिनरी बिलियर्ड्स गेम सिम्बलाइजेज हिज डिज़ायर टू स्केप। अब गेव जो है वो गेम खेलता है एक, तो वो भी उसकी जो है ना स्केप की यानी अपनी टेंशन से, अपनी वरी से भागने की ख्वाहिश होती है। गेव्स रिडिकुलसनेस इज़ एक्सेंटुएटेड बाय हिज कॉन्टीन्यूअल ईटिंग ऑफ कैंडीज़। और इसके अलावा यानी उसका पता चलता है कि वो कितना फ़नी करैक्टर है कि उसको कैंडीज़ खाने का बहुत ज़्यादा शौक होता है। दे से आई हैव रिटन माई फॉर्चून अप इन हार्ड कैंडीज़। दिस कैंडी ईटिंग इज़ अ सिंबल ऑफ हिज चाइल्डिशनेस। तो ये कैंडीज़ खाना बच्चे ही खाते हैं ना, तो जिससे पता चलता है कि उसमें कितना बचपना है। ऑफ हिज अनफिटनेस फॉर द एडल्ट वर्ल्ड, कि वो बड़ा तो हो गया लेकिन वो एक मेंटली बड़ा नहीं हुआ है। इवन ओल्ड फिट्स द बटलर ट्रीट हिम लाइक अ चाइल्ड। और जो ओल्ड फिट्स वहाँ पे एक बूढ़ा आदमी रहता है ना, एक मुलाजिम पुराना, तो वो भी उसको एक बच्चे की तरह ट्रीट करता है। हिज सिस्टर टू हैज़ नेवर मैच्योर्ड। उसकी बहन ने भी कभी ये नहीं कहा कि वो बड़ा हो गया, क्योंकि जब एक दफ़ा उसने कहा था ना कि मुझे नौकरी मिल गई है, तो उसने कहा था तुम काम करने के लिए नहीं बने। शी हैज़ स्पेंट हर लाइफ अवॉइडिंग फ्राम रियल सॉरोज। उसने अपनी पूरी ज़िंदगी जो है ना वो असल दुखों से भागते हुए गुजार दिया। शी इज़ अ क्रिएचर ऑफ मूड्स। वो अपने मूड का बंदा है। बुक केस सिम्बलाइजेज द ग्लोरियस पास्ट। अब बुक केस जो है वो माजी, शानदार माजी को सिम्बलाइज करते हैं। द रिच ट्रेयर ऑफ नॉलेज, जो कि बहुत ज़्यादा इल्म के ख़जाने से भरे पड़े हैं। ट्रेडिशन, वैल्यूज़ एंड इंटेलेक्ट एंड सिविलाइजेशन। बट द पीपल ऑफ द मॉडर्न वर्ल्ड आर नॉट मेकिंग द बेस्ट यूज़ ऑफ दिस एसेट एनी मोर। लेकिन क्या है कि मॉडर्न वर्ल्ड के लोग जो हैं उस बुक केस का, उस नॉलेज का, उस समझ बूझ का, उन ट्रेडिशंस का, उन वैल्यूज़ का जो है अच्छे से उनको ट्रीट नहीं कर रहे, उनका इस्तेमाल नहीं कर रहे। शिकॉफ हैज़ एसोसिएटेड द सिंबल ऑफ वॉच विद लुफाकिन। अब शिकॉफ ने जो है वॉच का सिंबल भी यूज़ किया है। ही हैज़ कम स्पेशली टू मीट मैडम रैंड्सके एट द स्टेशन। वो जो है ना इसको मिलने के लिए स्टेशन पे आता है। ही फील्स ड्राउजीनेस। उसको उस टाइम फुल नींद आ रही होती है। बट ही वेक्स अप एंड लुक्स अप एट हिज वॉच। वो उठता है और अपनी घड़ी को देखता है टू पॉइंट वेदर द ट्रेन हैज़ रीच, कि क्या ट्रेन पहुंच गई है, एंड डैट ही हैज़ ओवर स्लेप्ट, कि वो ज़्यादा तो नहीं सो गया। हिज वॉच इज़ एसोसिएटेड विद द वेल रेगुलेटेड बिजनेस वर्ल्ड। तो इसकी वॉच ये सिम्बलाइज करती है कि कोई भी इंसान कामयाब तब भी हो सकता है अगर वो वक्त की पाबंदी करता हो। He looks at his watch when he tries to tell Bob his idea as to how to save the state. इसके अलावा तब भी वो अपनी घड़ी को देखता है जब वो लिबॉब को समझाने की कोशिश कर रहा होता है कि वो स्टेट को कैसे बचा सकती है। फाइनली ड्यूरिंग हिज लास्ट टॉक विद वरिया, और आखिर में जब वो वरिया से बात करता है टू आस्क हर टू मैरी हिम, जो उसे शादी का पूछती है। ही इज़ लुकिंग एट हिज वॉच व्हेन शी एंटर्स। तो वो तब भी घड़ी पे देख रहा होता है जब वो दाखिल होती है। द स्टिक एंड द वॉच आर सिंबल ऑफ लुफाकिन्स डिवाइडेड पर्सनैलिटी, डैट ही इज़ still unable to conquer time and circumstances in his private life and to impose his will upon him। क्या है कि ये स्टिक और वॉच जो है ना ये सिंबलाइज करते हैं कि उसकी पर्सनैलिटी अभी भी इतनी मेहनत के बावजूद भी डिवाइडेड है कि वो जो है वक्त जो है मुकम्मल तौर पे उसके कंट्रोल में नहीं है, या हालात मुकम्मल तौर पे उसके कंट्रोल में नहीं है। लोग हैं ऐसे उसके इर्द गिर्द जो कि उसकी प्राइवेट लाइफ में अपनी रिस्ट्रिक्शंस को, अपनी मर्ज़ी को इम्पोज करना चाहते हैं। द साउंड ऑफ ब्रेकिंग स्टिंग। फिर उसके अलावा एक रस्सी टूटने की आवाज़ आती है। इज़ एन ऑडिटरी सिंबल ऑफ फॉरगेटिंग। तो ये एक किसी चीज़ को भूल जाने का सिंबल है। एट फर्स्ट इट इज़ हियर्ड इन द प्ले आफ्टर गिव्स soliloquy on the eternity of nature
तो सबसे पहले तो ये जो है ना गेव वाले सीन में दिखाई जाती है। फिर टेल्स अस इट वाज हियर्ड बिफोर, फिर से बताता है कि ये पहले भी सुनी गई थी। एंड अराउंड द टाइम द सर्फ वर फ्रीड, और इसका मतलब ये था कि तमाम जो गुलाम है ना वो आज़ाद हो गए हैं। म्यूज़िक हॉल डांस पार्टी जो कि मैडम रेम्स्की ने अरेंज की थी, ये वो इतना गरीब होने के बावजूद, इतनी तंग हालाती के बावजूद उसने जो था एक डांस पार्टी को रखा था और उसमें मेहमानों का बहुत ज़्यादा उसने अच्छे से खातर तवाज़ो की थी। आल्सो शोज अरिस्टोक्रेटिक इंटरेस्ट इन म्यूज़िक, तो वो उससे भी पता चलता है कि जो अमीर लोग होते हैं ना उनका म्यूज़िक में, डांस पार्टीज़ में कितना जो है इंटरेस्ट होता है। द वे दे वेस्ट देयर टाइम एंड द मनी इन स्पाइट ऑफ देयर रन शॉर्ट ऑफ मनी, कि उनके पास पैसे ना भी हों तो उसके बावजूद वो अपना वक्त और पैसा जो है ना इन चीज़ों पे ज़ाया कर देते हैं। इट शोज़ देयर एक्स्ट्रा बैक एंड नेचर एंड स्केपिंग एटीट्यूड, इससे पता चलता है कि ये लोग जो हैं कितने फजूल खर्च हैं और कितने जो हैं अपने स्केपिंग एटीट्यूड रखते हैं। द रिपीटेड रेफरेंस ऑफ द बैंक एंड ऑक्शन, बार बार जो है ना बैंक और ऑक्शन का नाम लिया गया है, बैंक और बोली का नीलामी का नाम लिया गया है। इन द प्ले शो द लूमिंग थ्रेट टू द अरिस्टोक्रेसी दैट द होल अरिस्टोक्रेटिक सिस्टम वाज रनिंग ऑन मॉर्टगेज एंड दे वर लिविंग ऑन बोरोड मनी। तो ये इस चीज़ को सिम्बलाइज़ करता है कि उनकी अरिस्टोक्रेसी पे, उनकी अमीरी पे जो था ना ख़तरा मंडला रहा था, और पूरी जो अरिस्टोक्रेटिक क्लास थी ना वो एक उधार ली हुई रकम पे और उसके सूद पे पल रही थी, और वो जो था बढ़ता ही जा रहा था। द डिस्कवरी ऑफ सम काइंड ऑफ पाउडर फ्राम लैंड ऑफ फिस्टिक, इसके अलावा इसके में जिक्र किया गया है कि फिस्टिक के लैंड से जो है ना कुछ पाउडर जो है प्रोड्यूस होता है बाय द यूरोपियन कंपनी, शोज़ द प्रोग्रेस मेड बाय यूरोप एंड वाइस वर्स। तो ये पता चलता है कि यूरोपियन कंपनीज़ ने जो है किस तरह से तरक्की की है। इन द एंड द साउंड ऑफ साज, इसके अलावा एंड पे जब वो पिजेंट जो है ना वो लुफाकिन इसको ऑर्चर्ड को परचेज़ कर लेता है तो वहाँ पे कुल्हाड़ों की आवाज़ सुनाई देती है। साज एंड एक्सिस एंड द कटिंग ऑफ द चेरी ऑर्चर्ड शो द फॉल ऑफ अरिस्टोक्रेसी, और जब वो दरख्त काट रहे होते हैं तो वो फॉल ऑफ अरिस्टोक्रेसी होता है कि अमीर क्लास जो है किस तरह से गुर्बत में जो है गरीब क्लास में चेंज हो गई है। एंड ऑफ रशियन ब्यूटी, और रशियन ब्यूटी जो थी, चेरी ऑर्चर्ड जो था वो ख़त्म होने जा रहा है। स्टार्ट ऑफ कमर्शलाइजेशन, और यहाँ पे एक बिजनेस होगा। द साउंड ऑफ साज एंड एक्सिस इज़ वेरी टिपिकल सिंबल, इट इज़ रिलेटेड टू पिजेंट रिवॉल्व। जिस चीज़ ये उसकी जो आवाज़ है ना वो उस किसान के, उस लुफा किन के जोशो जज्बे को की आवाज़ है। मोस्ट ऑफ द करेक्टर्स इन द प्ले देमसेल्व्स आर सिम्बॉलिक, इसके अलावा उसके करेक्टर जो है वो भी सिम्बॉलिकल हैं। एज लिबॉव रैंड्स के सिम्बोलाइजेज द फॉल ऑफ अरिस्टोक्रेसी, जैसे लिबॉव जो है ना वो अरिस्टोक्रेसी की मिसाल है। एंड द ड्राउनिंग ऑफ पर्सन, उसके बेटे का डूब जाना इन द रिवर शोज द डेथ ऑफ अरिस्टोक्रेटिक ट्रेयर, तो वो इस चीज़ को सिम्बलाइज करता है कि यानी जो उनका अमीर ख़जाना था ना वो किस तरह से डूब गया था। हर ब्रदर गेव आल्सो शोज़ द हॉलोनेस इन अरिस्टोक्रेसी, उसका भाई जो गेव होता है ना वो भी अरिस्टोक्रेटिक क्लास का एक जो बिल्कुल हॉलो किस्म का खाली खोखला इंसान होता है ना उसको सिम्बोलाइज करता है। लुफाकिन ऑन द अदर हैंड सिम्बोलाइजेज द राइज ऑफ लोअर क्लास, और लुफाकिन ऐसे करेक्टर को सिम्बोलाइज करता है जो कि लोअर क्लास के लोग होते हैं लेकिन मेहनत करके वो अपर क्लास में आ जाते हैं। द ग्रीड एंड द लस्ट ऑफ कमर्शियल एंड बिजनेस क्लास, कि किस तरह से वो मेहनत करके जो है ना बिजनेस क्लास में एंटर होता है। सो मच सो डैट ही प्रेफर बिजनेस ऑन हिज डिज़ायर्स एंड डज नॉट स्पेयर इनफ टाइम टू मैरी वरिया, और वो क्या ये कहता है कि मैं जितना भी वक्त है ना वो जितनी भी मेहनत है वो अपने कारोबार पे लगाना चाहता है और वरिया के साथ शादी करने में अपना वक्त ज़ाया नहीं करना चाहता है। वरिया स्टैंड्स फॉर ब्यूटीफुलनेस एंड प्रैक्टिकलिटी, याशा एंड फिर स्टैंड्स इन कॉन्ट्रास्ट टू ईच अदर। अब वरिया जो है ना वो एक बहुत ही फर्स्ट जो है ना अपने फ़राइज़ को पूरा करने वाली और प्रैक्टिकल किस्म की लड़की है, और याशा और फिज जो एक दूसरे के बिल्कुल उल्ट करैक्टर हैं। याशा इस ड्यूटी जैसे याशा जो है ना वो अपनी ड्यूटी से भागने वाला है, और उसको जो है खुद को ये मुलाजिम कहलाना भी पसंद नहीं है। कनिंग होशियार है एंड केयरलेस हु वांट्स टू सेटल इन फ्रांस, के और एक बहुत ही होशियार किस्म का आदमी और फ्रांस में सेटल होना चाहता है। वेयर एज फिर्स इज़ ब्यूटीफुल हार्ड वर्किंग एंड केयरिंग, और फिर्स जो है एक बहुत अच्छा मेहनती करैक्टर है और बहुत ख्याल रखने वाला है। ही लव्स रशिया एंड ओल्ड टाइम्स एंड ऑल्सो रिप्रेजेंट्स वैल्यूज़ ऑफ द पास्ट, और वो ट्रेडिशंस का, ओल्ड वैल्यूज़ का भी बहुत जो है ना ख्याल रखता है, मोहब्बत करता है। लिविंग द फिर्स बिहाइंड इन द लॉक रूम, यानी एंड पे क्या होता है कि यानी जब वो जा रहे होते हैं तो फिर जो है ना वो अंदर लॉक हो जाता है। वाइल दे वर लिविंग फ्रॉम द स्टेट, जब वो वहाँ से निकल रहे होते हैं। शो द डेथ ऑफ द वैल्यूज़ ऑफ द पास्ट, तो इससे पता चलता है कि यानी ट्रेडिशंस और ओल्ड वैल्यूज़ किस तरह से ख़त्म हो चुकी हैं। ट्रॉफिम ऑफ द सेंट्रल स्टूडेंट वाज द माउथ पीस ऑफ शिकॉफ, एट टाइम्स ही इज़ आल्सो अ हार्बिंगर ऑफ चेंज, वो भी यानी चेंज को जो है ना एक्सेप्ट करने वालों में से है, और तो वो भी जो है शिकॉफ का एक बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का करैक्टर है। इन द एंड वी कैन से डैट द सिम्बल्स इन द प्ले और टू न्यूमरस टू काउंट, कि इसमें इतने ज़्यादा सिम्बल्स हैं कि उनको गिनना भी मुश्किल है। बट मैनी ऑफ देम हिंग्स ऑन द आइडिया ऑफ चेंजिंग सोशल ऑर्डर, लेकिन ज़्यादातर जो सिम्बल्स हैं वो चेंजिंग सोशल ऑर्डर के बारे में है कि किस तरह एक सोसाइटी जो है अपर क्लास से लोअर क्लास में आ जाती है और लोअर क्लास से अपर क्लास में चली जाती है। ये थे हमारे सिम्बल्स। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम थीम्स को डिस्कस करेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।